हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा रक्षाबंधन शुरू हो गया है 9:30 बजे से, और लेट भी हो गया मुझे आज का वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू, टू ऑल द ब्रदर्स एंड ऑल द सिस्टर्स। आज का वीडियो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट 11, तो थोड़ी देर में 12 भी बज जाएगा। डे 4 भी कंप्लीट करना था, आई जस्ट केम एंड अब इसको रिकॉर्ड करते हैं जल्दी से, ठीक है। येस्टरडे हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था दैट वाज कार्डियोवास्कुलर में डिसऑर्डर्स ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी वेसल्स होती हैं लाइक द आर्टरीज एंड वेन्स, दे गेट नैरोड, उनमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाता है, डैमेज हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन इस्कीमिया एंड अ लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज़ और ऑर्गन्स इन्वॉल्व और वेनस स्टैसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे वास्कुलर सिस्टम में जो वेन्स और आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं उनमें ये एम्बोलाइज या फिर फैट का एक्यूमुलेशन होने शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है उनका जो नॉर्मल पाथवे है। उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गन्स में वो लोग ने कैरी आउट करना था ब्लड को, उन ऑर्गन्स में इस्कीमिया हो जाता है, ठीक है, एंड लैक ऑफ ब्लड फ्लो तो रहता ही है, ठीक है। दिस वॉज द लास्ट पॉइंट विच वी डिस्कस्ड येस्टरडे। कमिंग टू पेज नंबर 22, the pain associated with arterial disease is provoked by exercise or activity and relieved by rest and worsen with elevation, ठीक है। तो जो आर्टीरियल डिजीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड उनमें क्या होता है, पेन होता है। एंड पेन क्यों होता है, क्योंकि वैसे ही उनमें ऑक्लूजन है, ठीक है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉपर उसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है। उसमें क्या होता है, इफ़ द पर्सन इज़ डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज और सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, तो उसका होने से उसको उस पार्ट पे इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होता है, ठीक है। वैसे ही तो फिर पेशेंट का ऑक्लूजन है, उनको नहीं मिल पाएगा ऑक्सीजन, उसकी वजह से उनको पेन होगा, ठीक है। दिस पेन इज़ मेनली एसोसिएटेड विद एक्सरसाइज और एक्टिविटी, ठीक है। और अगर पेशेंट जो है ही इज़ रेस्टिंग, उस टाइम पे पेन सबसाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड इट वर्सेस विद एलिवेशन, तो एलिवेट करेंगे तो भी पेन होगा, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है वो वैसे ही ऑक्लूडेड है, और प्रॉपरली एलिवेट करेंगे तो बाय ग्रेविटी डाउन आ जाएगा, तो उस पार्ट पे वैसे ही ऑक्सीजन कम है, एंड एलिवेट करके आपने और ऑक्सीजनेशन कम कर दिया है, इट विल लीड टू पेन, ठीक है। Next, coming to the 14th point, it says intermittent claudication refers to the leg pain that occurs after exercise and is relieved after stress, ठीक है। तो intermittent claudication का मतलब मैं आपको बता दूं, it is cramping like pain, ठीक है। कभी कभी एक्सरसाइज करने से या रनिंग करने से बहुत क्रैम्प्स पड़ जाते हैं पैर पे, ठीक है, क्रैम्प हो जाते हैं, पेन हो जाता है, दैट इज़ नोन एज दिस intermittent claudication, ठीक है। इट यूजुअली अकर्स आफ्टर एक्सरसाइज, और रेस्ट करने के बाद इट रिलीव्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्यूर्जर डिजीज़ विच इज़ ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑल्बिटरेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स में, जो कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होती हैं मेनली, ठीक है। इसमें क्या होगा, या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या फिर डिस्टल पार्ट ऑफ योर अपर एक्सट्रीमिटीज़, जैसे फिंगर टिप्स और इन पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है स्मॉल और मीडियम आर्टरीज़ का या वेन्स का, ठीक है, ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़। एंड किसकी वजह से होता है, यूजुअली ऑक्लूजन की वजह से होता है, जो कि किसी भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से हुआ है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, ठीक है, पॉइंट नंबर 16। बट यंग मेन में मोस्टली होता है, एंड ऑल्सो इन दोज मेन हु स्मोक, ठीक है। तो जो स्मोकर्स होते हैं उनमें ये मोस्टली दिस डिजीज़ इज़ सीन। Next, therefore, the most important measure for a patient with thromboangiitis obliterans, that is this Buerger disease, is quitting smoking, ठीक है। तो स्मोकिंग क्विट करने के लिए बोलना होता है फर्स्ट थिंग टू द पेशेंट, ठीक है।
Then the first sign and symptoms are usually a bluish cast to a toe or finger and feeling of coldness in the affected limb. तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ब्लूइश कास्ट या फिर टो पे या फिर फिंगर टिप्स पे, ठीक है, एंड फीलिंग ऑफ कोल्डनेस इन द लिम्ब, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है तो ब्लू कलर हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाती है, एंड ऑल्सो यू विल फील कोल्ड एंड इन द अफेक्टेड लिम्ब, ठीक है. देन नेक्स्ट कमिंग टू रेनॉल्ड्स डिजीज़, ठीक है. तो रेनॉल्ड्स डिजीज़ और बर्जर डिजीज़ जो होते हैं दे आर लगभग सिमिलर, ठीक है. तो रेनॉल्ड्स डिजीज़ में क्या होता है, ड्यू टू इंटरमिटेंट कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स, ठीक है. तो इसमें कंस्ट्रिक्शन होता है ब्लड वेसल्स का, इसकी वजह से तो जो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये और प्रेसिपिटेट हो जाता है, लाइक कोल्ड, इमोशनल स्ट्रेस या कैफीन का इंजेक्शन एंड ऑल्सो टोबैको यूज़, ठीक है. तो रेनॉल्ड डिजीज़ इन सब की वजह से होता है. तो रेनॉल्ड डिजीज़ में अगर एक वीडियो भी डाला है मैंने इसमें अपने शॉर्ट्स में ही है, उसमें आप देख सकते हैं कि अ पर्सन इज़ वॉशिंग हिज हैंड्स और उसके हाथ पूरे के पूरे वाइट हो जाते हैं, ठीक है. सो कोल्ड के जब भी कोल्ड में आता है तो पूरा वाइट हो जाएगा, पूरा मतलब ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है. And also due to stress it sometimes the patient may have this Raynaud disease, ठीक है. Then it usually occurs in women with ages 16 to 40 and the nurse should teach a patient with Raynaud's disease to wear protective cotton gloves when removing items from the refrigerator or going out in cold, ठीक है. तो कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए पेशेंट को एडवाइस करना है, एडवाइस द पेशेंट टू वेयर प्रोटेक्टिव ग्लव्स, ठीक है, अगर वो रेफ्रिजरेटर से कुछ भी सामान निकाल रहा है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कोल्ड होता है, ठीक है, तो निकालते टाइम ही में हैव दिस कंस्ट्रक्शन और उसकी वजह से उसको सिम्टम्स ज़्यादा दिख सकते हैं, ठीक है. देन एलन टेस्ट कल भी मैंने बताया था ABG के टाइम पे करते हैं. इट इज़ परफॉर्म टू इवेलुएट द सर्कुलेशन इन द हैंड, ठीक है. दोनों की दोनों जो रेडियल एंड अल्नर नर्व्स हैं, ठीक है, आर्टरीज़ हैं, इन दोनों को हम प्रेस करते हैं, ठीक है. पेशेंट को बोलते हैं फिस्ट बनाने के लिए. देन वी कंप्रेस बोथ दीज आर्टरीज़ और जो हाथ है उसमें पूरा वाइट हो जाएगा, ब्लैंच हो जाएगा, ठीक है. देन पेशेंट इज़ आस्क्ड टू ओपन द हैंड, हाथ खोलने के लिए बोलना है, एंड एक आर्टरी का आपने प्रेशर रिलीव करना है. जैसे ही आप रिलीव करेंगे यू विल सी कि जो हैंड है वो पूरा फ्लश हो गया है, ठीक है. देन इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर परफ्यूजन है, द आर्टरी इज़ वर्किंग वेल, सो यू कैन गो विद योर दिस ABG एनालिसिस, अगर आपको कोई आर्टरी से सैंपल निकालना है तो, ठीक है. सो दिस इज़ यूजुअली डन टू चेक द पेटेंसी ऑफ अल्नर नर्व्स, ठीक है. Then leg measurements to detect swelling should be done in a client with dorsal recumbent position, ठीक है. लेग मेजरमेंट डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में करना चाहिए स्वेलिंग डिटेक्ट करने के लिए. देन द मोस्ट लाइकली मैनिफेस्टेशन ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज़ पॉजिटिव होमन साइन, ठीक है. तो पॉजिटिव होमन साइन का मतलब क्या है, व्हेन एवर यू आर डॉर्सी फ्लेक्सिंग अ पेशेंट्स फुट, तो उसका जो काफ मसल है वहाँ पे उसको पेन होगा. दिस इज़ द पॉजिटिव होमन साइन एंड इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट विद थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और DVT, ठीक है. Then massaging the leg of the client with thrombophlebitis are contraindicated because these may cause the thrombin form to dislodge, ठीक है. सो मसाज नहीं करना चाहिए DVT वाले पेशेंट्स में. क्यों? क्योंकि जो थ्रोम्बस ऑलरेडी फॉर्म्ड है उनके पैर पे, वो क्या होगा, मसाज करने से वो मूवमेंट शुरू हो जाएगा उनमें एंड दे विल बी फॉर्म्ड इनटू अ एम्बोलाई, ठीक है. नेक्स्ट कमिंग टू 25th पॉइंट, इट सेज एन्यूरिज्म्स आर लोकेटेड localized or diffused dilations or outpouching of a vessel wall, usually an artery. तो एन्यूरिज्म क्या होता है, जैसा एक क्या बोल सकते हैं कि एक पाइप टाइप है विच इज़ योर आर्टरी, ठीक है. उसमें क्या होता है, सडनली कहीं पे आउट पाउचिंग हो जाती है, ठीक है. तो आउट पाउचिंग से उसमें क्या होता है, एक गुब्बारा जैसा फूल जाता है, ठीक है. सो दीज आर ऑफ वेरियस टाइप्स, ठीक है, अलग अलग टाइप होते हैं इसके. इट विल बी कमिंग फर्दर. सो क्लाइंट विद एन्यूरिज्म मे कंप्लेन ऑफ इंटरमिटेंट लो बैक पेन और कॉन्स्टेंट बोरिंग और न्यूरल्जिक पेन, and complaint of angina of sudden onset may indicate rupture of dissection which is an emergency situation, ठीक है. सो एन्यूरिज्म में क्या होता है, मेनली लो बैक पेन बोलेगा पेशेंट एंड न्यूरल्जिक पेन बोलेगा पेशेंट, ठीक है. एंड इफ़ द पेशेंट कंप्लेन्स सडन एंजाइना पेन
या फिर बहुत ज़्यादा बैक पेन, तो इट इंडिकेट्स दैट द एन्यूरिज्म हैव रप्चर्ड एंड इट इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। देन एन ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग ऑफ अ क्लाइंट विद एन्यूरिज्म इज़ अ पल्सेटिंग मास, अब्डोमिनल चेस्ट वॉल पल्सेशन या पेरियम्बिलिकल पल्सेशन, ठीक है। सो एन्यूरिज्म में मेन ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग क्या होती है जो ऑब्जर्वर देख सकता है, इट इज़ द पल्सेटिंग मास, ठीक है। तो जहाँ पे भी एन्यूरिज्म फॉर्म हुआ है, जहाँ पे भी आउट पाउचिंग हुई है, वहाँ पे यू कैन फील द पल्सेटिंग, ठीक है। तो अगर एब्डोमिनल में है तो एब्डोमिन में, चेस्ट में देख सकते हैं, एंड इफ़ इट इज़ अराउंड द अम्बिलिकल एरिया यू कैन फील द पेरियम्बिलिकल पल्सेशंस, ठीक है। Then coming to 29th point, it says arterial vascular disorders are that present with pain with activity are defined as claudication, which result in ischemia of the tissues caused by lack of inadequate परफ्यूजन, ठीक है। तो आर्टीरियल वेस्कुलर डिसऑर्डर्स मैंने आपको बताया है, उनमें पेन होता है। पेन क्या होता है, दैट इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, जो हमने पहले बताया था कि क्रैम्प्स और ये पेन होना लग जाता है। क्यों होता है पेन, इट इज़ ड्यू टू इस्कीमिया ऑफ द टिश्यूज़, ठीक है, जो कि होता है इनएडिक्वेट परफ्यूजन की वजह से या फिर लैक ऑफ एडिक्वेट परफ्यूजन की वजह से, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ वेरिकोज वेन्स, ठीक है। तो वेरिकोज वेन्स आपने देखे होंगे पेशेंट्स में जिनके पैर में बिल्कुल इतना हार्ड एंड बिल्कुल विजिबल वेन्स जिगजैग, उसमें वो वेरिकोज वेन्स होती हैं, ठीक है। सो व्हाट आर दीज वेन्स, दीज आर एबनॉर्मल लेंथेंड tortuous and dilated superficial veins which result from incompetent valves, स्पेशली इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़। तो पैरों में मेनली ये चीज़ देखने के लिए मिलती है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट गोल ऑफ दीज क्लाइंट्स, तो द ट्रीटमेंट गोल विद वेरिकोज वेन्स इज़ टू प्रमोट वेनस रिटर्न, ठीक है। वेनस रिटर्न कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देयरफॉर यू हैव टू इनकरेज द पेशेंट टू वॉक फ्रिक्वेंटली, ठीक है। ज़्यादा देर बैठने के लिए नहीं बोलना है, ज़्यादा देर खड़ा होने के लिए नहीं बोलना है। डो नॉट आस्क द पेशेंट टू सिट विद क्रॉस लेग्स ऑल्सो, ठीक है। सो एनकरेज फ्रिक्वेंट वॉक्स, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देर में वॉक करने के लिए बोल सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग इज अवॉइडेड इन सच पेशेंट्स, ठीक है। देन वेन लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग, सर्जिकल इंटरवेंशन है हमारा वेरिकोज वेन्स का। इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एडवांसिंग वेरिकोसिटीज एंड स्टैसिस अल्सरेशन, ठीक है। वेन लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग कर देते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ पेशेंट विद वेन लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग इंक्लूड्स एलिवेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटी, compression stockings and anticoagulant therapy and assessment of the circulation of the affected extremity. So post op टाइम पे हम क्या देखते हैं, जिनका भी पेशेंट का वेन लाइगेशन या स्ट्रिपिंग हुआ है ऑफ द पेशेंट हु आर हैविंग दीज वेरिकोज वेन्स, तो उनमें क्या करना है, आपने पेशेंट को बोलना है टू एलिवेट देयर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। अगर लेफ्ट लेग में है तो लेफ्ट लेग को एलिवेट करके रखना है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू टेल द पेशेंट टू वेयर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ठीक है। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने के लिए बोलना है। यू हैव टू पुट द पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेंट थेरेपी सो दैट जो वहाँ पे वेसल्स है उनमें कोगुलेशंस ना हो, थ्रोम्बस वगैरह फॉर्म ना हो, तो एंटीकोगुलेंट थेरेपी चला के रखनी है पेशेंट की। एंड यू हैव टू असेस द सर्कुलेशन ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट, इट इज़ इलास्टिक स्टॉकिंग्स। सो इलास्टिक स्टॉकिंग्स क्या करते हैं, दे यूजुअली इम्प्रूव द ब्लड फ्लो ऑफ द एक्सट्रीमिटी। सो इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग दीज DVT या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया या थ्रोम्बो एम्बोलाइज हो गया या फिर उसको वेरिकोज वेन्स हो गया, ठीक है। सो द पेशेंट इज़ आस्क्ड टू वेयर दीज इलास्टिक स्टॉकिंग्स, सो दीज इम्प्रूव योर ब्लड फ्लो। एंड ये कब पहनने चाहिए, दीज शुड बी अप्लाइड अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग दीज शुड बी worn and they can be removed twice a day for 20 to 30 minutes and the skin integrity of the feet should be examined, ठीक है। सो इनको क्या करना है, इलास्टिक स्टॉकिंग्स अर्ली इन द मॉर्निंग पहन लो और दिन में 2 बार हटाना है फॉर 20 to 30 minutes, ताकि आपको स्किन इंटीग्रिटी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। Then arterial ulcers are caused by peripheral vascular disease while venous ulcers are caused by chronic venous insufficiencies, ठीक है। सो आर्टीरियल अल्सर्स जो होते हैं वो PVD से होंगे एंड जो वेनस अल्सर्स होंगे वो वेन की इनसफिशिएंसी की वजह से होंगे, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आर्टीरियल स्टैसिस अल्सर्स ऑन द टिप्स ऑफ
patient toes are indicators of arterial insufficiency. This is a serious and probably progressive disorder that leads to further risk impaired skin इंटीग्रिटी. ठीक है, तो जो आर्टीरियल स्टैसिस अल्सर्स होते हैं दे आर ऑन द टिप्स ऑफ द पेशेंट टोस, तो जो पेशेंट का टो होगा उसके टिप्स पे होते हैं. एंड दीज इंडिकेट्स द आर्टीरियल इंसफिशियंसी दैट द आर्टरीज आर नॉट गेटिंग प्रॉपर ब्लड सप्लाई. ठीक है, तो जो आर्टीरियल स्टैसिस अल्सर हैं ये पेशेंट के फुट के टिप पे होंगे एंड दीज इंडिकेट्स दिस आर्टीरियल insufficiency, and this is a progressive disorder that can further lead to impaired skin integrity also. नेक्स्ट इज़ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर. तो जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा उससे हमेशा पल्मोनरी एडिमा वाला चीज़ आएगा, डिस्पनिया होगा एंड इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द लंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स. ठीक है, वाइल जो राइट साइडेड एडिमा है वो है क्या बोलते हैं आपका हार्ट फेलियर. ठीक है, उसमें पेरिफेरल एडिमा देखने के लिए मिलेगा, देन जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने के लिए मिलेगा, हेपेटोमेगेली देखने के लिए मिलेगा. So these are the some difference between the left sided and right sided heart failure. Next coming to the edema, how it is measured. ठीक है, so आप अपने thumb से प्रेस करेंगे. if your thumb का लेंथ 1/4 इंच तक ही जा रहा है inside the patient skin तो इट इज़ 1+ एडिमा. अगर 1/4 से हाफ थंब इंसर्ट हो रहा है पूरा देन इट इज़ 2+, एंड इफ़ हाफ से 1 इंच पूरा जा रहा है देन इट इज़ 3+, and if more than 1 inch thumb is being inserted then it is +4 वाला edema. ठीक है, तो next coming to the 40th point, it says a bruit is caused by turbulent blood flow through the stenotic blood vessels. ठीक है, तो bruit क्या है? It is the sound of blood flowing into the इनसाइड द वेसल्स. ठीक है, तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है वेसल्स के अंदर वो हमारा ब्रूइट होता है. ठीक है, एंड कौन सी वेसल्स? मेनली वो वेसल्स जो कि नैरो हो चुकी हैं, स्टेनोटिक वेसल्स हैं, उनके अंदर हमें ये फील होता है, सुन सकते हैं. ठीक है, वी कैन असेस दिस. सो डायलिसिस में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है व्हाट टू असेस एंड व्हाट टू पैल्पेट. सो वी ऑलवेज हैव टू ए बी. ठीक है, तो ए से ऑस्कल्टेट या असेस द ब्रूइट एंड पैल्पेट द थ्रिल्स. ठीक है, सो ए बी एंड पी टी. ठीक है, ए बी से ऑस्कल्टेट या असेस द ब्रूइट एंड पैल्पेट द थ्रिल्स. इट इंडिकेट्स द पेटेंसी ऑफ द डायलिसिस शंट. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द 42 पॉइंट, इट सेज अ नर्सिंग मेजर विच वुड हेल्प द टू प्रिवेंट डीप वेनस थ्रोम्बोसिस इज मूविंग एंड एक्सरसाइजिंग द लेग्स फ्रिक्वेंटली. सो आफ्टर सर्जरी ऑल्सो द पेशेंट्स जो होते हैं उनको एम्बुलेशन करने के लिए बोलते हैं. वाई? It is done so that the patient do not develop any thrombus formation और उसकी वजह से उसे प्रॉब्लम ना हो. So therefore the patients are asked to do regular exercises and move their legs frequently. ठीक है, then when a thrombus has already थ्रोम्बस ना फॉर्म हो इसलिए एम्बुलेशन कराते हैं. बट इन केस द पेशेंट में अगर थ्रोम्बस ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है देन यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू टेक रेस्ट. ठीक है, तब पेशेंट को बेड रेस्ट में रखना है. अगर थ्रोम्बस नहीं बनाना है तब एम्बुलेशन कराना है, बट अगर थ्रोम्बस बन चुका है देन यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू टेक बेड रेस्ट. ठीक है, when instructing a patient on proper use of support stocking, tell them to apply it in the morning before ambulating when the edema is decreased. ठीक है, सो जो अगर पेशेंट आपका सपोर्ट स्टॉकिंग्स पहन रहा है then you can ask the patient to apply it in the morning. ठीक है, both compression stockings and elastic stocking and these support stockings सबको early in the morning पहनना है before ambulating to when the edema is decreased. ठीक है, then support stocking should be removed twice a day for 30 minutes. तो 20 to 30 minutes के लिए इनको रिमूव करना है सेम उसकी तरह twice a day. Then a patient with congestive heart failure would most likely reveal a distended neck veins and dependent pitting edema. ये मैंने बता दिया था. राइट साइडेड में आपको पूरा पेरिफेरल एडिमा देखने के लिए मिलेगा and you will see distended jugular veins and you will see what hepatomegaly. Whereas in left sided you will be seeing the symptoms related to your pulmonary things. ठीक है, जैसे pulmonary edema देखने के लिए मिलेगा. Then you can see dyspnea in the patient. ठीक है, then myocardial infarction is a serious complication of cardiac catheterization
चेस्ट पेन मस्ट बी रिपोर्टेड इमीडिएटली। सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, जब टिश्यूज़ तक ब्लड बोल रही हूँ, जो हार्ट है, हार्ट की टिश्यूज़ तक जब प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाता है, देन वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है, इस्कीमिया होता है पहले, देन इट लीड्स टू फर्दर नेक्रोसिस। तो नेक्रोस्ड एरिया को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो कार्डियक कैथेटराइजेशन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ही हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है। एंड चेस्ट पेन है तो immediately reported to the physician, ठीक है। Vigorous arm and shoulder movements are restricted for about 6 weeks after permanent pacemaker insertion to prevent the dislodging of the electrodes. So after the patient have been inserted with this pacemaker, he is asked to restrict the movement of his arm and shoulder, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, डिसलॉज होने का चांसेस ज़्यादा होता है। फॉर 6 months ask the patient to restrict these movements of his upper extremities, ठीक है। then hypertension in adults is defined as systolic pressure greater than 140 mm of Hg and diastolic pressure equal to or greater than 90 mm of Hg on at least 3 occasions over the course of several weeks, ठीक है। तो हाइपरटेंशन क्या है, 140 होना चाहिए या उससे ज़्यादा, 140 से ज़्यादा इन सिस्टोलिक, एंड डायस्टोलिक में 90 या उससे ज़्यादा होगा तो इट इज़ हाइपरटेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन मेनली फोकसेस ऑन द रिस्क फैक्टर्स एंड मैनेजिंग द मॉडिफाइबल, ठीक है। तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, हम उन्हीं को इसमें फोकस कर सकते हैं, लाइक द लाइफस्टाइल, लाइक द ईटिंग हैबिट ऑफ द पेशेंट, जो मॉडिफाइबल हैं, ठीक है, उनको ही हम चेंज कर सकते हैं। सो इसमें हम मेन फोकस रखते हैं। Next is arteriosclerosis is the loss of elasticity, thickening and hardening of arterial walls. The common type is atherosclerosis and it precedes angina pectoris and myocardial infarction, ठीक है। तो जो arteriosclerosis है उसका मतलब क्या है, जो आपका आर्टरीज़ हैं वो अपना इलास्टिसिटी लूज़ कर देती हैं, अपना थिकनेस लूज़ कर देती हैं एंड अपना हार्डनेस भी, उनकी हार्डनिंग हो जाती है, ठीक है। इसमें इसको हम अथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं एंड इट इज़ मेनली प्रीसीडिंग, मतलब इसके बाद हमारा एंजाइना पेक्टोरिस, दैट इज़ ये चेस्ट पेन जो होता है आपका सडन वाला, एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हार्ट इनके PDF में ख़त्म हो गया है, बट हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज़ वेरी वेरी लेंदी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत कम, मेरे को हार्ट वाला सिस्टम तो सबसे ज़्यादा बकवास लगता है। मैंने कभी इतना अच्छे से पढ़ती नहीं हूँ उसको, बट नाउ देखा कि नॉर्सेट में आता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन, सो अब मैंने हार्ट का सिस्टम थोड़ा बहुत क्वेश्चंस लगाने शुरू किए हैं, सो थोड़ा बहुत अच्छा हो गया मेरा हार्ट वाला सिस्टम भी। The next coming to the hematological and immune system and cancer वाला part, ठीक है। So client with AB blood groups is a universal recipient. So जिसका AB positive है वो universal recipient है, O negative is the universal donor, ठीक है। मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, फेब्राइल रिएक्शन। फेब्राइल रिएक्शंस में क्या होता है, पेशेंट को ठंडी लगेगी, देन उसको शिवरिंग होगी, दीज आर और सीन इन फेब्राइल रिएक्शन, ठीक है। सो ओनली सोल्यूशन दैट कैन बी गिवन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन, तो सिर्फ हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सलाइन उसके साथ दे सकते हैं, एंड वी शुड नॉट गिव एनीथिंग एल्स विद दिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ऑल्सो हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है हम वो किससे देते हैं, सो वी गिव इट विद 18 गॉज का कैनुला, ठीक है, सॉरी 16 गॉज वाला कैनुला, नहीं 18 गॉज का कैनुला, एंड 16 वाला हम कैनुला तब यूज़ करते हैं इन केस ऑफ ट्रॉमा या कुछ हुआ है एंड वी हैव टू गिव मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू द पेशेंट, तब हम 16 यूज़ करते हैं, वैसे हम 18 गॉज यूज़ करते हैं, ठीक है। सो द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक रिकमेंड दैट, हाँ ठीक है, तो ब्लड बैंक क्या बोलता है, जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं दे शुड बी ट्रांसफ्यूज विद इन 4 आवर्स, 4 आवर्स से ज़्यादा रखेंगे सो उनमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने का चांस होता है विच कैन अल्टीमेटली लीड टू सेप्टिसीमिया, देयरफॉर 4 आवर्स से पहले आपको ब्लड ख़त्म करना होता है, ठीक है। इफ़ द नर्स सस्पेक्ट्स हीमोलाइटिक और फेब्राइल रिएक्शन ड्यूरिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे नर्स ने
देखा कि पेशेंट को दीज सिम्टम्स आ रहे हैं हेमोलाइटिक या फेब्राइल रिएक्शंस के, सो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ जस्ट टू स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। एंड आईवी जो एक्सेस है उसको ओपन ही रखना है, एंड यू हैव टू ट्रांसफ्यूज NS, ठीक है, नॉर्मल सलाइन उसमें डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ हाइव्स इज द ओनली रिएक्शन ड्यूरिंग ब्लड रिएक्शन ट्रांसफ्यूजन, देन यू हैव टू प्रोसीड इट द स्लोअर लेट, ठीक है। तो हाइव्स क्या होते हैं, रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं हाथ में, ठीक है। सो अगर सिर्फ आपको रेड कलर का पैच दिख रहा है, बाकी और कुछ नहीं दिख रहा है, देन यू कैन प्रोसीड विद द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एट अ स्लोअर रेट, ठीक है। देन 3 क्राइटेरिया मस्ट बी मेड फॉर अ क्लाइंट टू बी डायग्नोस्ड विद एड्स। तो एड्स होने के लिए 3 क्राइटेरिया होने ज़रूरी हैं, विच आर फर्स्ट, उसको HIV पॉजिटिव होना पड़ेगा, देन CD4 सेल का काउंट्स लेस देन 200 होना चाहिए, देन थर्ड इज़ द प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर स्पेसिफिक कंडीशन दैट इंक्लूड्स एक्यूट इन्फेक्शन, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए, एक या उससे ज़्यादा, जिसमें कि अक्यूट इन्फेक्शन होता है सिंस द पेशेंट इज़ वेरी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। देन HIV इज़ कॉमनली easily transmitted into blood, semen, vaginal secretions. However, it also has been found in urine, feces and saliva, tears and breast milk, ठीक है। तो HIV blood, semen, vaginal secretion, feces, saliva, tears, breast milk, urine, इन सबसे फैलता है, ठीक है। If a nurse accidentally stuck with a needle stick injury हो गई है, so what you have to do, you just have to go and wash your hands with soap and water until in a running water, ठीक है। रनिंग वाटर के अंडर आपने हाथ को जल्दी जल्दी धोना है, ठीक है। देन यू हैव टू इन्फॉर्म योर वार्ड इंचार्ज अबाउट दैट इंसिडेंट। फिर आपका ब्लड सैम्पल्स और ये सब कुछ होता है, एंड इट इज़ मैच्ड विद द पेशेंट ऑल्सो, कि पेशेंट को कोई डिजीज़ ना हो, जैसे Hep C, Hep B एंड HIV वगैरह। सो एवरीथिंग इज़ मैच्ड। देन आपको ART थेरेपी भी कभी कभी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ART थेरेपी शुड बी स्टार्टेड विद इन 72 आवर्स, ठीक है। तो 72 आवर्स के अंदर अंदर ART थेरेपी को भी शुरू करना होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका 3 मंथ्स बाद दोबारा से ये सब चीज़ें चेक होता है टू डिटेक्ट कि, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या जो HIV होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कम इन टू योर ये, ठीक है। देन HIV कैन अकर वर्टिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वेजाइनल बर्थ थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो, ठीक है। तो हमारा जो HIV है वो मदर टू बेबी ट्रांसफ़र हो सकता है ये प्लेसेंटा के थ्रू, सॉरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वर्टिकली हो सकता है, एंड ऑल्सो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी, ठीक है। ओनली ब्लड, सीमेन, वजाइनल सिक्रीशंस एंड ह्यूमन मिल्क हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, ये डिस्कस कर लिया है। HIV पॉजिटिव वुमेन है तो शी शुड नॉट ब्रेस्ट फीड हर बेबी। देन एसेंशियल हाइपरटेंशन हैज़ नो नोन ईटियोलॉजी, ठीक है, ये छोड़ो पॉइंट इसको। देन असेस अ मेल, ठीक है, एक मेल है who is non-compliant with anti-hypertensive drugs, ठीक है। सो उसके सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस को चेक करना है, सिंस जो हमारा ये हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, ये क्या करते हैं, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू चेक फॉर दीज थिंग इन द मेल पेशेंट। देन ब्यूर्जर डिजीज़ में हमने पढ़ा, इट इज़ द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। एंड जो हमारा दूसरा था, क्या बोलते हैं, ब्यूर्गर डिजीज़ था, दूसरा हमारा क्या था, जिसमें वाइट ब्लैंचिंग हो जाती है, क्या था बोल के मैं, वेट, हाँ, तो दूसरा था हमारा रेनॉल्ड्स डिजीज़। तो रेनॉल्ड्स डिजीज़ में क्या होता है, वैसो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, और इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। सो ब्यूर्जर एंड एलन एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि जो आर्टीरियल सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाए। दिस इज़ द मेन ट्रीटमेंट। एंड एक्सरसाइज प्रमोट करती है आपका एम्प्टीइंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड रीफिलिंग, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर एक्सरसाइज होती है ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स इन्वॉल्व, ठीक है। देन रेनॉल्ड डिजीज़ क्या है, वेसोस्पास्टिक कंडीशन है जिसमें वेसो कंस्ट्रक्शन होता है,
है, ठीक है, ऑफ द डिजिटल आर्टरीज एंड अगर वो एक्सपोज हो जाती है टू कोल्ड और स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रेस वगैरह, ठीक है, इन बोथ दीज डिजीजेज, ब्यूजर डिजीज़ एंड रेनॉल्ड्स डिजीजेस, ठीक है। तो स्मोकिंग सिजेशन आपको करवाना ही पड़ेगा, इट इज़ वन ऑफ द थेराप्यूटिक गोल इन द दीज डिजीजेस, ठीक है। डू नॉट एडमिनिस्टर लाइव वैक्सीन टू द इम्यून सप्रेस पेशेंट, ठीक है। अगर कोई भी इम्यून सप्रेस्ड पर्सन है उसको लाइव वैक्सीन नहीं देना है क्योंकि उसमें वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। देन डू नॉट टेक ब्लड प्रेशर ऑन द आर्म विद द एवी शंट और फिस्टुला, अगर किसी भी पेशेंट में एवी शंट या फिस्टुला बनाया गया है फॉर हीमोडायलिसिस, यू डू नॉट हैव टू टेक ब्लड प्रेशर फ्रॉम दैट आर्म, ठीक है। ऑल्सो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू टेक बीपी फ्रॉम द साइड, अगर जिस साइड पे मैस्टेक्टोमी हुआ है तो उस साइड से भी आपको बीपी नहीं लेना चाहिए। देन फटीग एंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस आर कॉमन कंप्लेंट विद हेमाटोलॉजिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो जो हेमाटोलॉजिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें फटीग एंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस कॉमन होता है। देन कमिंग टू द पॉइंट, सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। अनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? पैलर, टेकिपनिया, देन इरिटेबिलिटी, लेथार्जी एंड जनरलाइज्ड वीकनेस। देन क्लाइंट टीचिंग फॉर पेशेंट विद सिकल सेल, हाँ सिकल सेल एनीमिया है तो उसको टाइट क्लोथिंग नहीं पहनी है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोल्ड टेम्परेचर नहीं जाना है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है एंड अनप्रेशराइज्ड प्लेन में नहीं जाना है, और ऑल्सो इनको इन्फेक्शन से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? इट इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर विच इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम फीमेल टू हर मेल ऑफस्प्रिंग, फीमेल से मेल ऑफस्प्रिंग जाता है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। Then to prevent the bleeding episodes, a client with hemophilia should be instructed to avoid contact sports, ठीक है। तो क्योंकि हीमोफीलिया में कोगुलेशन फैक्टर्स कम होते हैं, उसमें मेन हमारा जो 8 और 10 होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, हमारा क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। इन केस पेशेंट को कोई सी भी छोटा सा भी चोट लग गया है तो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली बहती रहेगी, ठीक है। तो देयरफॉर these patients are asked to avoid these contact sports. Next, coming to the 26th page, nursing diagnosis for a category for a patient with leukemia. leukemia में क्या होता है, हमारा मेन हमारा जो ब्लड सारे ब्लड के सारे पैनसाइटोपिनिया हो जाता है, सारे के सारे ब्लड काउंट ही कम हो जाते हैं, ठीक है। सो देयर इज़ रिस्क फॉर इंजरी फ्रॉम इन्फेक्शन और ब्लीडिंग रिलेटेड टू पैनसाइटोपिनिया, ठीक है। तो ये होती चीज़ें। देन असेसमेंट फाइंडिंग्स एनकाउंटर्ड विद इन क्लाइंट्स विद मल्टीपल माइलोमा आर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, ठीक है। तो मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, ये हमारा प्लाज्मा सेल से रिलेटेड होते हैं। सो इसमें मेनली आपको फ्रैक्चर्स में वो देखने के लिए मिलेगा, फ्रैक्चर्स देखने के लिए मिलेगा, बोन डेंसिटी कम हो जाती है इनमें, ऑल्सो इसमें हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड में आएगा वो ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा, बोन्स हमारी कम कैल्शियम वाली हो जाएंगी तो बोन्स टूटने का ज़्यादा चांसेस रहता है। सो इट लीड्स टू फ्रैक्चर। देन अ पेशेंट हु हैज़ एवी फिस्टुला शुड नॉट हैव, हाँ तो बता दिया था मैंने, ब्लड प्रेशर उस साइड से नहीं लेना है अगर जिस साइड उसका एवी शंट है, एवी फिस्टुला है, ठीक है। ऑल्सो वहाँ पे हमने पंक्चर नहीं करना, IM इंजेक्शन नहीं देना है, IV इंजेक्शन नहीं देना है वहाँ से, ठीक है। देन नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ क्लाइंट विद, हाँ जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसको हमें क्या बोलना है, टू टेक पीरियड्स ऑफ रेस्ट, ठीक है। बीच बीच में रेस्ट लेते रहना है, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे पहले रेस्ट लेना है। क्यों? क्योंकि उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ऑक्सीजन बाइंड करने वाला जो हमारा मेन हीमोग्लोबिन होता है वही उसमें कम होता है, देयरफॉर उसमें पेशेंट को थकने का चांस ज़्यादा होता है, फटीग ज़्यादा होती है। सिमिलरली हमने कल भी ये चीज़ पढ़ी थी रेस्पिरेटरी उनमें कि पेशेंट्स को खाने से पहले भी आपको रेस्ट करने के लिए बोलना है क्योंकि वहाँ पे उनको ऑक्सीजन नीड ज़्यादा पड़ जाती है बाद में, ठीक है। द क्लाइंट विद पर्नीशियस एनीमिया, सो पर्नीशियस एनीमिया हमारा विटामिन B12 की वजह से होता है, विटामिन B12 कम हो जाता है। दे आर मोर ससेप्टेबल टू गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एंड ऑल्सो वन मोर पॉइंट एडेनो कार्सिनोमा, ठीक है। तो उनमें गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और एडेनो कार्सिनोमा होने का ज़्यादा चांसेस होता है, देयरफॉर दे शुड बी मॉनिटर क्लोजली फॉर दीज सिम्टम्स ऑल्सो। दैन लिक्विड आयरन प्रिपरेशंस जो होती हैं, जैसे जो सिरप्स वगैरह होती हैं वो डाइल्यूट करके देनी चाहिए एंड दे शुड बी गिवन विद अ स्ट्रॉ, ठीक है। डायरेक्टली नहीं देना है क्योंकि उससे दांत में स्टेनिंग हो सकती है, ठीक है। देन IM इंजेक्शंस जो होते हैं हमारे इसके आयरन के, दे शुड बी गिवन विद Z-ट्रैक टेक्निक, ठीक है। Z-ट्रैक मेथड से क्यों देनी है?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसलिए ताकि लीकेज ना हो, एंड सेकेंड पॉइंट विच इज़ मेंशन्ड हियर ताकि स्टेनिंग ना हो आफ्टर द इंजेक्शन। देन आयरन को अगर आप विटामिन सी वाले चीज़ों के साथ ले रहे हैं, खट्टी चीज़ों के साथ ले रहे हैं, स्कॉबिक एसिड के साथ ले रहे हैं, ऑरेंज जूस के साथ ले रहे हैं, आंवला के साथ से ले रहे हैं, देन इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि उस टाइम पे उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया क्यों होता है? विटामिन B12 की कमी से एंड जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स की कमी से भी हो सकता है, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस विटामिन B12. Then clients with anemia fatigue easily, therefore they need rest period between activities to conserve energy. ठीक है, सो उनको थकना जल्दी हो जाता है, थकान लग जाती है, therefore उनको हमें रेस्टिंग पीरियड देना चाहिए बिटवीन एनी टू एक्टिविटीज़। देन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? प्लेटलेट्स काउंट का कम हो जाना इस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स आर नेसेसरी फॉर क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, सबको पता है प्लेटलेट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉट फॉर्मेशन। पेटिकी एंड ब्रूजिंग आर द साइन ऑफ डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट। तो पेटिकी क्या होता है? स्मॉल हमारे रेड पर्पल कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, दे आर पेटिकी। एंड ब्रूजिंग कॉमन साइन है प्लेटलेट के नंबर का कम होने का। ठीक है, DIC इज डिसेमिनेटेड तो जो DIC होता है, जिसमें डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोagulation होती हैं, उसमें क्या होता है हमारा जो कोई भी ट्रॉमा या किसी भी वजह से, ठीक है, क्या होता है जब हमारा प्लेटलेट का जो काम होता है दैट ऑल्टर्स, वो ऑल्टर होने से क्या हो जाता है कि एक्सेसिव क्लॉट्स बनाने लग जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे खर्च हो जाते हैं, एंड तो इसमें क्या होता है, क्लॉटिंग भी ज़्यादा होती है और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कम होते जाते हैं। ठीक है, सो पेशेंट बिगिंस टू हेमरेज आफ्टर इनिशियल हाइपरकोगुलेबिलिटी यूजेस अप द क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द ब्लड। तो जो ब्लड में होते हैं वो सारे यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, DIC अकर्स मैसिव क्रशिंग इंजरीज में, बर्न में, एलर्जिक रिस्पॉन्स में, इनमें DIC होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। ठीक है, सो इन DIC द बॉडीज क्लॉटिंग एबिलिटी इज एग्जॉस्टेड बिकॉज दे आर ट्राइंग टू रिपेयर सो मैनी एरियाज विद कोagulation। ठीक है, तो इतने सारे एरियाज हो जाते हैं जहाँ पे हमारा बॉडी का मैकेनिज्म खुद ही थक जाता है कि ओ माई गॉड, किस किस को मैं क्लॉट दूँ। ठीक है, व्हेन द प्लेटलेट सप्लाई इज गॉन द क्लॉटिंग एबिलिटी इज लॉस्ट एंड मैसिव हेमरेजिंग अकर्स। सो क्या होता है, जब इतने ज़्यादा जगह पे वो कोagulation बनाने लग जाता है, सो अल्टीमेटली वो थक जाता है, प्लेटलेट ख़त्म हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। सो उसकी वजह से क्या होता है, अब जब लॉस्ट हो गया तो उसके बाद फिर दोबारा अब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होनी दोबारा स्टार्ट हो जाती है, तो एक्सेसिव हेमरेज शुरू हो जाता है फिर से। ठीक है, देन इसमें DIC में वी कैन गिव हेपरिन। ठीक है, और पेन इन चेस्ट और डिस्पनिया सजेस्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म मे हैव अकर्ड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ DVT। ठीक है, सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का में क्या होता है, आपको चेस्ट में पेन होगा, डिस्पनिया होगा, एंड इट कैन बी अकर्ड विद द प्रेजेंस ऑफ अ DVT ऑल्सो। ठीक है, व्हेन अ पेशेंट डेवलप एपिस्टैक्सिस नोज ब्लीड हो रही है, तो यू हैव टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू सिट इन अपराइट पोजिशन एंड लीन फॉरवर्डली। ठीक है, इससे क्या होगा, वस्कुलर प्रेशर अवॉइड होगा ऑफ द नोज एंड इट अवॉइड्स द क्लाइंट फ्रॉम एस्पिरेटिंग द ब्लड। ठीक है, सो एपिस्टैक्सिस में अपराइट पोजीशन, लीन फॉरवर्ड होके पेशेंट को रहने के लिए बोलना है और पिंच करना है नोज के सॉफ्ट पार्ट को। ठीक है, then heparin prolongs the time needed for the blood to clot, however it does not thin the blood। ठीक है, तो हेपरिन हमारा ब्लड क्लॉटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। तो हेपरिन के टाइम पे हम हमेशा क्या चेक करते हैं, वी चेक द APTT। ठीक है, नॉर्मल APTT हमारा कितना होता है, 20 to 30 सेकेंड्स होता है। इफ़ द पेशेंट इज़ ऑन हेपरिन थेरेपी, दिस APTT का टाइम इज़ इंक्रीज फ्रॉम 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, तो अब 60 to 90 सेकेंड्स हो जाता है। पहले जो नॉर्मल हमारा 20 to 30 सेकेंड्स होता है, आफ्टर हेपरिन थेरेपी इट इंक्रीजेज टू 60 to 90 सेकेंड्स। ठीक है, 60 से अगर कम है हमारा हेपरिन लेते टाइम आपका APTT का वैल्यू, देन यू हैव टू इन्फॉर्म द फिजिशियन एंड ही विल इंक्रीज द डोज। If in case you are seeing APTT count more than 90 seconds, then you have to immediately withhold the dose and then inform the physician। ठीक है, तो वो आपका डोज को ऑल्टर कर देगा। Then CD4 cell count is measured
of damage to immune system caused by HIV and the body's ability to find। तो मैंने बताया था CD4 सेल का काउंट इसमें कम हो जाता है। CD4 सेल आर द हेल्पर सेल्स एंड CD8 सेल्स जो होता है हमारा दे आर द किलर सेल्स। तो HIV में हमारा CD4 सेल्स काउंट कम हो जाता है, लेस देन 200 हो जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू द 27th पेज। सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिन पेशेंट को है उनको दे शुड बी टोल्ड दैट इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल डिजीज़ कैरेक्टराइज बाई पीरियड्स ऑफ एग्जासरबेशन एंड रिमिशन एंड देयर इज़ नो क्योर बट सिम्टम्स मे बी मैनेज्ड एट टाइम। ठीक है, सो जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं होता है, बट क्योर नहीं है, बट सिम्टम्स को हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे पेन वगैरह जो भी है वी कैन मैनेज दिस थिंग्स। ठीक है, देन काउंसिल अ पेशेंट विद हीमोफीलिया टू अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, हमने ये पढ़ लिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज इम्यूनिटीज़, पैसिव एंड एक्टिव। तो पी से पैसिव हो गया एंड पी से पराई होगा, ए से एक्टिव हो गया, ए से अपनी हो गया। सो पैसिव जो वो होती हैं जो किसी और से मिलती हैं। ठीक है, एक्टिव वो होती हैं जो अपनी खुद की होती हैं। सो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ अपने आप से नहीं इंडिविजुअल बना सकता है, बट दे आर ऑब्टेन फ्रॉम अनदर सोर्सेज। ठीक है, सो वी हैव 2 मोर क्लासिफिकेशन अंडर पैसिव, नेचुरली एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। तो नेचुरली एक्वायर्ड में क्या होगा, जो नेचुरल होंगी एंटीबॉडीज़। नेचुरल कैसे मिलेंगी, थ्रू प्लासेंटा, देन थ्रू ये मिल्क में जो होती हैं उनसे। ठीक है, तो उनसे हमें मिलेगा। तो प्लासेंटा के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी हमारी जाती हैं, सो प्लासेंटा के थ्रू हमारा जो इम्यूनोग्लोबिन जाता है दैट इज़ IgG, इट क्रॉसेस द दिस प्लासेंटल बैरियर। ठीक है, देन जो हमारा मिल्क में होती हैं, मिल्क में कौन सी होती हैं, IgA। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिफिशियली एक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ देते हैं। जैसे किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस A हो गया है, सो वी विल बी गिविंग प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ टू द पेशेंट, ताकि उसको उस डिजीज़ से वो बचने के लिए फिर एंटीबॉडीज़ बाद में बन जाएगा। ठीक है, देन पैसिव इम्यूनिटी टेम्परेरी होता है एंड क्योंकि सोर्स किसी और का होता है, तो वो सोर्स जब काम करना कम कर देगा तो आपका खुद का वो कम हो जाएगा। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, इंडिविजुअल अपने खुद का अपने एंटीबॉडीज़ बनाता है। इसमें भी हमारा 2 है, आर्टिफिशियली एंड नेचुरली। नेचुरली में क्या है, खुद डिजीज़ हुआ एंड खुद उसने एंटीबॉडीज़ बना ली। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन चिकन पॉक्स। आर्टिफिशियली में क्या होगा, हमने कोई वैक्सीन दी है, लाइव एटेन्यूएटेड या फिर ये डेड वैक्सीन्स, वो हमने दी हैं पेशेंट को, उससे उसमें वो इम्यून सिस्टम अपना बना लेता है। ठीक है, एंड दे रिमेंबर एवरीथिंग, द डिजीज़ एंड एवरीथिंग। और उसके बाद जैसे ही कोई भी उसके साथ कांटेक्ट हुआ तो उसके साथ क्या होगा, उसका आपका जो ये इम्यूनिटी आपकी मेमोरी उसको देख लेगी एंड उसकी वजह से वो कम हो जाएगा। सो हाँ, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में था कि जो हम एंटीबॉडीज़ बाहर से लेते हैं और उसमें से हमारा जो मेमोरी सेल है वो बाद में उस चीज़ को पहचान लेता है एंड देन वो एंटीबॉडीज़ खुद से एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, और ये लाइफ लॉन्ग हो सकती हैं और कुछ डिजीज़ में फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जैसे 15 ईयर्स 16 ईयर्स तक रहती हैं। ठीक है, देन कैंसरस, अब कैंसर पे आ गए हैं। सो कैंसरस मास इज़ यूनिलेटरल, नॉन टेंडर, विद अ सिंगल फोकस in one area. It is solid, hard, dense and fixed to underlying tissues or skins as cancer become invasive. ठीक है, तो जो कैंसरस मास होता है वो यूनिलेटरल होता है, नॉन टेंडर होता है, एक एरिया में रहता है एंड हार्ड मास होता है, इट कैन बी इजिली पैल्पेटेड। तो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन अपर आउटर क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अपर आउटर क्वाड्रेंट में मोस्ट कॉमनली आपको ब्रेस्ट कैंसर देखने के लिए मिलेगा, विच इज़ ऑफन पेनलेस एंड कभी कभी पर्सन में पेन भी हो सकता है। ठीक है, सो एज द cancer advances, the signs include firm and hard irregular axillary nodes, skin dimpling, nipple retraction, elevation and discharge. जैसे जैसे आगे डिज़ीज़ बढ़ता जाता है ये इरेगुलरिटीज़ आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन वीमेन फ्रॉम 30 to 80 ईयर्स ऑफ एज। इंक्रीज्ड रिस्क होता है 40 to 44 ईयर ओल्ड वीमेन में एंड जिनका एज 50 से ज़्यादा है उनमें। ठीक है, देन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर पे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो
होता है इट इज़ डन फ्रॉम पेरिफेरी टू आउटर, ठीक है। और आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपका ख़त्म हो जाएगा उसके 1 वीक बाद आप कर सकते हैं, तो टेस्ट विल बी मच मोर बेटर। मेमोग्राफी करते हैं फ्रॉम एज 35 ईयर्स टू डिटेक्ट द ब्रेस्ट कैंसर। देन हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट कौन से कैंसर का है, सो इट इज़ ऑफ लंग, तो लंग कैंसर का हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है। पैप स्मीयर आप कर सकते हैं फॉर सर्वाइकल कैंसर एंड इट इज़ डन फ्रॉम 18 ईयर्स टू और whenever you are sexually active, ठीक है। देन women who are at risk of cervical cancer, ठीक है, जो सर्वाइकल कैंसर के लिए किन किन को हो सकता है, सो फर्स्ट जिनमें सेक्शुअल रिलेशनशिप्स हैं फ्रॉम अर्लियर एज, then if they are having sex with multiple sex partners, then if the women is infected with HPV human papilloma virus से है, या women who smoke or women who use oral contraceptive or women who have multiple pregnancies and birth, ठीक है, तो ये women are at more risk for having cervical cancer। मेल्स में क्या होता है, हाई इंसिडेंस होता है ऑफ लंग कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है, तो वैसे ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लंग कैंसर होता है, ठीक है। और फीमेल्स में हमारा ब्रेस्ट और कोलन कैंसर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 3 जनरल सिम्टम्स ऑफ कैंसर इंक्लूड अनीमिया, वीकनेस एंड वेट लॉस, ठीक है। 3 host factors that increase the risk for developing cancer that cannot be controlled including are एज ओवर 40 ईयर्स, बीइंग मेल एंड रेस, ठीक है, सो ये अलग फैक्टर्स हैं। ट्यूमर जो प्राइमरी साइट से स्प्रेड हो गया तो मेटास्टेसिस हो गया, ठीक है, उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। देन माइग्रेशन, जो ट्यूमर की कॉमन माइग्रेशंस होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, लिम्फ सिस्टम पे, लंग में, बोन में, लिवर में एंड देन ब्रेन। टेस्टिकुलर कैंसर्स जो होते हैं वो होते हैं मेल्स में फ्रॉम 18 to 35 एज एंड मोस्टली इन वाइट पीपल, ठीक है, और ब्लैक और अदर रेसेस में थोड़ा कम होता है, रेयर होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रिस्क फैक्टर इज अनडिसेंडेड टेस्टीज, ठीक है, अगर अनडिसेंडेड टेस्टीज हैं तो उनको होने का ज़्यादा चांसेस होता है दीज टेस्टिकुलर कैंसर्स, एंड इफ़ द टेस्टीज आर अनडिसेंडेड टेस्टीज जो हैं उनको अगर सर्जिकली करेक्ट भी किया है देन ऑल्सो देयर चांसेस आर मोर, ठीक है। फिर इंसिडेंस ऑफ rate of prostate cancer are 50% higher in black men than the other racial groups and mortality rate is 2 times higher for black men, ठीक है। फिर हॉजकिन डिजीज़ जो होता है, हॉजकिन आपका लिम्फोमा होता है, तो ये आपका लिम्फ नोड का होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका मेन इंपॉर्टेंट थिंग रीड स्टीनबर्ग सेल्स आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, तो पेनलेस होता है, लिम्फ नोड इंक्लूड करता है एंड इट विल बी हैविंग रीड स्टीनबर्ग टेस्ट। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो होता है इसमें मल्टीपल लिम्फ नोड्स इंक्लूड होते हैं एंड अदर टिश्यूज़ आर ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। सो इफ़ हॉजकिन लिम्फोमा किसी पेशेंट को हो गया है देन यू कैन टेल इट इज़ क्यूरेबल ऑफ ऑल द कैंसर, ठीक है, तो ये क्यूरेबल होता है। कीमोथेरेपी जो ड्रग्स होता है, कीमोथेरेपी वाला ड्रग्स वो बोन मैरो डिप्रेशन कर देता है विच रिजल्ट्स इन रिड्यूस सेल काउंट्स, आरबीसीज भी कम कर देगा, अनीमिया हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी कम कर देगा, ल्यूकोपीनिया हो जाएगा, प्लेटलेट कम कर देगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, तो ओवरऑल पैनसाइटोपिनिया कॉज कर देता है, ठीक है। नेवर टच द रेडियम इम्प्लांट्स विद बेयर हैंड्स, फोसेप्स एंड कंटेनर्स शुड बी प्लेस्ड इन पेशेंट्स रूम, तो अगर रेडियम इम्प्लांट्स किसी भी पेशेंट को है तो उसको डायरेक्टली टच नहीं करना है, ठीक है। और हमेशा फोर्सेप एंड कंटेनर पेशेंट के रूम पे रखना है, ठीक है। व्हेन द क्लाइंट हैज़ रेडियम इम्प्लांट ऑर्गेनाइज द नर्सिंग केयर टू डिक्रीज टाइम एट बेड साइड एंड दस कीपिंग द रेडिएशन एक्सपोजर टू मिनिमम, ठीक है, तो अलारा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो एज लो एज रिक्वायर्ड एंड पॉसिबल, ठीक है, तो वो अलारा का एक फुल फॉर्म है जिसमें कि आपको टाइम, डिस्टेंस, ये सब चीज़ देखना पड़ता है, ठीक है, तो सबसे जितना कम हो रेडिएशन से उतना कम एक्सपोजर आपको करना है, ठीक है। तो रेडियम इम्प्लांट किसी को भी है वहाँ पे आपने फोर्सेप एंड कंटेनर ऑलवेज रखना है, ठीक है। सो विद दिस वी एंड अप today's day 4 का 7 pages and tomorrow we will be studying about this gastrointestinal वाला part। so I hope आप लोग को सही लगा होगा and day by day I feel कि वीडियो इंक्रीज़ होता जा रहा है। आज 47 मिनट्स हो गया है, डे 1 से हमने 38 32 ऐसे कुछ से स्टार्ट किया था एंड आज 47 मिनट्स ऑलरेडी वी हैव डन। सो टाइम भी हमारा, ओ माई गॉड, इट इज़ 11:30 अप्रॉक्सीमेटली, आधा घंटा तो मुझे अपलोड करने में लग जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। गुड नाइट एंड हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन।